देखते हैं कितने दिन का युद्ध विराम होता है। इजराइल पहुंचे ब्रितानी विदेश मंत्री डेविड कैमरन मिले इजरायली विदेश मंत्री और क्षेत्र का दौरा किया और देखने के बाद कैमरे में कहा उन्होंने वहां जो देखा और सुना उसे भी कभी नहीं भूलेंगे। इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ था जिसमें अब कम से कम एक दिन की देरी हो गई है। हमास संघर्ष युद्ध विराम के बारे में इतिहास सवाल के घेरे में रहा है। उन्होंने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसराइल और हमास के बीच 4 दिनों का संघर्ष विराम शुक्रवार सुबह से होगा लागू। दोनों के बीच मध्यस्थता करने वाले कतर ने दी जानकारी, लेकिन इस बीच इसराइल ने गजा में करीब 300 जगहों को बनाया निशाना। इसराइल पहुंचे ब्रितानी विदेश मंत्री डेविड कैमरन इसराइली विदेश मंत्री एली कोहेन के साथ गजा से सटे बेयरी किबुत्ज का दौरा करने के बाद कैमरन ने कहा उन्होंने वहां जो देखा और सुना उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। इसराइल और हमास के बीच समझौते और जंग के ताजा घटनाक्रम की कवर स्टोरी में करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश अब भी जारी। पिछले 12 दिनों से ये लोग लड़ रहे हैं मौत और जिंदगी की लड़ाई। सुरंग के पास खड़ी हैं कई एम्बुलेंस। इस्लाम विरोधी और दक्षिणपंथी नेता गीर्ट वाइल्डर्स की पार्टी को नीदरलैंड्स चुनाव में मिली बड़ी जीत। नतीजों के बाद उन्होंने कहा फ्रीडम पार्टी को अब नहीं कर सकता कोई नजरअंदाज, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें अब भी चाहिए दूसरी पार्टियों का समर्थन। बच्चों में फ्लू की बढ़ती संख्या के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए WHO ने चीन से की अपील। पिछले हफ्ते चीन ने कहा था कि फ्लू से जुड़ी बीमारी की बढ़ रही है संख्या। चीनी अधिकारी इसके लिए कोविड-19 की पाबंदियां हटाने को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। इनमें से कुछ अहम खबरों संघर्ष विराम पर सहमति बन गई तो अब सबकी निगाह बंधकों की रिहाई पर लगी हुई है, जिसमें देरी हो रही है। साथ ही इस दौरान गजा में इस्राएली हमले जारी हैं। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। बुधवार को इसराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक 4 दिन का युद्ध विराम होना था, जिसमें अब कम से कम 1 दिन की देरी हो गई है। इसराइल और हमास के बीच इस समझौते को करवाने में कतर की अहम भूमिका है और अब कतर का बयान आया है कि स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम लागू होगा और दोपहर तक कुछ बंधकों की रिहाई होगी। हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। समझौते के हिसाब से हमास को इसराइल के 50 बंधकों को छोड़ना है, जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाया गया था। इस 50 बंधकों की रिहाई के बदले इसराइल अपनी जेलों में बंद 150 फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा। सवाल यह है कि 4 दिन के इस युद्ध विराम का इस्राएली फौज की कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा, बता रहे हैं इस्राएली सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर। हमारी लड़ाई आज सुबह भी जारी थी। मुझे लगता है कि समझना जरूरी है कि हमास और संघर्ष विराम के बारे में इतिहास सवालों के घेरे में रहा है। उन्होंने कभी इसका ठीक से पालन नहीं किया है, इसलिए हम रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, अपने ठिकानों पर तैनात रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। साथ ही हम इस बात को लेकर भी सतर्कता बरतेंगे कि हमास गजा पट्टी से रॉकेट हमला या ज़मीनी हमला ना कर दे। ये वो हकीकत है जिसे हम झुठला नहीं सकते। हमास ने जिन इस्राएली नागरिकों को 1 महीने से ज्यादा समय से बंधक बना रखा है, उनके परिजन इन बंधकों की रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसमें हो रही देरी की वजह से उनमें निराशा और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ गजा में फलस्तीनी परिवारों को भी अपने उन लोगों का इंतजार है जिन्हें इस्राएली जेलों से छोड़ा जाएगा। देखिए बीबीसी संवाददाता और लगवेरिन की ये रिपोर्ट, जिसके कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। ये मंजर याद दिलाता है कि 7 अक्टूबर को किस तरह हमले की शुरुआत हुई थी। हमास के बंदूकधारी गजा की सीमा लांघकर इजरायलियों को मारने या बंधक बनाने के लिए खोज रहे थे। लगभग 240 लोगों को बंधक बनाया गया था। उनमें शीरी बिबास भी थीं, जो अपने 2 नन्हे बच्चों को अपने चारों ओर मौजूद खौफ से बचाने की कोशिश कर रही थीं।
10 महीने के कफिर ने थोड़ा थोड़ा चलना ही शुरू किया था। 4 साल के एरियाल को उछल कूद और बैटमैन पसंद है। अब उम्मीद बंधी है कि दोनों बच्चे अपनी मां के साथ कई अन्य बंधकों की तरह घर लौट सकेंगे। शंकर भी आज इजराइल हमास युद्ध का 45वां दिन है। युद्ध क्षेत्र में क्या पहली बार हुआ है जो महायुद्ध का संकेत देता नजर आ रहा है। किसी जहाज को अगवा किया गया है। यह मालवाहक जहाज हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। गाजा पर मुस्लिम देशों से चीन की बैठक शुरू होने वाली है। ईरान के ऑपरेशन फतेह का पूरा प्लान भी सामने आया है। मौजूद हैं। आज इजराइल हमास युद्ध का 45वां दिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज युद्ध क्षेत्र में क्या पहली बार हुआ है जो महायुद्ध का संकेत देता नजर आ रहा है। किसी जहाज को अगवा किया गया है। यह मालवाहक जहाज है। खामनेई के इजराइल पर बड़े दावे भी पहली बार सामने आए हैं। अल शिफा के डॉक्टर का बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा पर मुस्लिम देशों से चीन की बैठक शुरू होने वाली है। ईरान के ऑपरेशन फतेह का पूरा प्लान भी सामने आया है। तो जंग का 45वां दिन विश्व युद्ध के कैसे संकेत दे रहा है, देखिए। बिल्कुल, और आप देखिए यूएस, ब्रिटेन, इजरायली नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन आप देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे और साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी को बतला रही हैं। तो देखिए, एक के बाद एक जो तमाम अहम खबरें इस वक्त जंग के मैदान से सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खास करके ब्रिटिश जहाज पर हूती विद्रोहियों के कब्जे के बाद। और इस बीच गाजा युद्ध ने विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। हमारे साथ इजराइल की उस जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे जहां हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश जहाज को अगवा किया। आपको वहां से हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है, ये देखिए। हमास के बाद हूती विद्रोहियों से इजराइल की जंग, क्या यह मुमकिन है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से एक मालवाहक जहाज को अगवा किया गया है जो तुर्की से चला था और आ रहा था भारत। दूसरा सवाल, अमेरिका और ईरान में युद्ध होने वाला है क्या? क्योंकि अगर हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया जाता है तो इस जंग में ईरान भी कूदेगा। तीसरा बड़ा सवाल, अस्पताल लगातार बन रहे निशाना। गाजा के अस्पतालों में क्या ऑपरेशन आने वाले वक्त में और तेज होगा? सवाल, बंधकों की रिहाई कब होगी? डील को लेकर अभी तक सस्पेंस नजर आ रहा है। पांचवा सवाल, मुस्लिम देशों से चीन की बैठक का नतीजा क्या होगा? क्योंकि इस बैठक में फिलिस्तीन अथॉरिटी को भी किया गया है शामिल। बिल्कुल, और इन सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है इसका हम रुख करते हैं लाल सागर से। जो अभी हमने आपको बताया, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। लाल सागर से ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया है। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 लोग सवार थे। हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला किया। यमन की धरती से हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया और ये जो मालवाहक जहाज है इसको अब कब्जे में ले लिया है। इसे अगवा कर लिया गया है। देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया के 2 हिस्सों में जंग चल रही है, यह खबर इस जंग को और भड़काएगी, यह माना जा रहा है। लाल सागर में किसी भी वक्त बड़ा युद्ध मुमकिन है। इजरायली नेवी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक तनाव ही तनाव नजर आ रहा है। इजराइल की मिसाइल पोर्ट भी पूरी तरह से तैयार कर दी गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अगवा किया मालवाहक जहाज। देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश जहाज को आजाद करने के लिए बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। देखेंगे किस रूट से जहाज को अगवा किया गया, वह किस बिजी रूट माना जाता है। और पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चिंता का सबक है कि समंदर में भी कार्गो शिप भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। होदेइदा शहर ही ले गए हूती विद्रोही और लाल सागर में बिल्कुल होदेइदा शहर के पास इसे पार्क किया गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ब्रिटिश जहाज
इस वक्त भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में हैं और हूती विद्रोहियों के कब्जे से इसे आजाद कराने के लिए बड़े ऑपरेशन की जा रही है तैयारी। और आइए आपको अगवा हुए कार्गो शिप का पूरा रूट बता देते हैं कि यह शिप किस रास्ते से जा रहा था और इसे कहां पर अगवा किया गया। मैप के जरिए आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये मैप है, इसके जरिए आप समझिए स्वेज कैनाल का ये जो पूरा रूट है ये बहुत बिजी रूट माना जाता है, दुनिया के सबसे व्यस्तम रूट्स में से एक माना जाता है। और यहां पर यह अपहरण हुआ है तो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चिंता का सबब है कि समंदर भी अब कैसे सुलगता नजर आ रहा है। ये रहा इजराइल, ये पूरा इलाका जो है ये लाल सागर का इलाका है और यहां पर मालवाहक जहाज जो है उसे अगवा किया जाता है और इसे लेकर कहां जाते हैं हूती विद्रोही? बिल्कुल यमन के पास, यहीं पर होदाइदा शहर है, यहीं पर इस जहाज को फिलहाल रखा गया है। यानी यमन जहां पर हूती विद्रोहियों का जबरदस्त प्रभाव है, यहां तक कि सरकार भी कोई कदम उठाती है तो उस पर भी हूती विद्रोहियों की रजामंदी जरूरी होती है, वरना वो फैसला लागू नहीं हो पाता। और हूती विद्रोहियों ने अब इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे। उनसे जानते हैं कि हमास के बाद अब हूती से इजराइल की जंग, वैसे भी हम देख रहे हैं कई मोर्चे खुल चुके हैं विपिन, और अब हूती विद्रोही खुलकर सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी हिमाकत, बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया है एक ब्रिटिश जहाज को अगवा कर। अब होगा क्या, कैसे ऑपरेशन चलाया जाएगा, कैसे इस जहाज को मुक्त किया जाएगा, इजराइल क्या कर रहा है? देखिए समीर, इस पूरे मामले में चाहे ये यमन का हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर सीरिया के इस तरह के तमाम लड़ाके और संगठन हो, इन सब के पीछे मोहरा एक है, वो है ईरान। ईरान के ही बलबूते ये तमाम संगठन आज की तारीख में इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क और अमेरिका को संदेश देने के लिए, इस तरह का कृत्य देने के लिए सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब जंग का दायरा जो कल तक सिर्फ गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान तक सीमित था, अब उसका दायरा यमन तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हालांकि ना इजराइल का इसमें कोई चालक था, ना इस शिप का इजराइल से कोई लेना देना था, लेकिन ये जरूर है कि संदेश देने की कोशिश की गई है और ये संदेश दूर तक गया है। अब जंग का दायरा बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो फिर बहुत बड़ी, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तबाही होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक गाजा पट्टी में हुआ, लेबनान के साथ मोर्चा खुला हुआ है, यमन के साथ भी मोर्चा खोला जा सकता है और इजराइल को घेरते हुए ये तमाम अरब देश फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। विपिन, इस वक्त इजरायली कंपनी जिसे आज इजराइल भी जान चुका है कि हूती विद्रोही खुलकर सामने आ गए हैं, बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है। एक ब्रिटिश जहाज को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। इजराइल क्या कर रहा है आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तबाही होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक हमास के साथ मोर्चा खुला हुआ था, अब हूती विद्रोहियों के साथ भी मोर्चा खोला जा सकता है। ऑपरेट करती हो उस कंपनी का कोई शिप अगर लाल सागर से निकलेगा तो उसे कब्जे में ले लेगा या उस पर हमला कर देगा यमन के हूती विद्रोहियों ने ये ऐलान किया था। और उसके बाद कल 19 नवंबर को एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर ये थी कि एक जहाज को जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है उसे कब्जे में ले लिया, उसे बाकायदा एक मिलिट्री ऑपरेशन के चलते हाईजैक कर लिया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा। अब यह ऑपरेशन इतना सघन था, इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकायदा एक चॉपर, एक आर्मी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था हूती विद्रोहियों ने इस गैलेक्सी लीडर जहाज को अपने कब्जे में करने के लिए, इसे अगवा करने के लिए, इसे हाईजैक करने के लिए। बाकायदा एक हेलीकॉप्टर आता है, गैलेक्सी लीडर जहाज पर लैंड करता है, उससे लड़ा के बाहर आते हैं हूती के और वो कब्जे में ले लेते हैं पूरे 25 क्रू मेंबर्स को गैलेक्सी लीडर नामक जहाज के। और उसके बाद ऐलान आ जाता है यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमने एक इजरायली जहाज को हाईजैक कर लिया है, उसे अगवा कर लिया है। लेकिन जैसे ही खबर फैलती है तो इसकी कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले इजराइल की अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया जाता है और इजराइल की अथॉरिटीज को जैसे खबर पहुंचती है वहां हड़कंप मच जाता है। फाइनली इजराइल की अथॉरिटीज सामने आती है और IDF के स्पोक्स पर्सन डेनियल हागारी सामने आते हैं।
और वो आकर कहते हैं कि जिस जहाज को पकड़ा गया वो बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करता है लाल सागर वाले क्षेत्र में, पूरी मेडिटेरेनियन सी में एक टेंशन क्रिएट कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि ये इजराइल का जहाज नहीं है। ये बात कह दी IDF के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने। जी, इजराइल की तरफ से कंफर्मेशन आया है कि जो जहाज पकड़ा गया है गैलेक्सी लीडर, उसमें ना कोई इजरायली क्रू है, यानी कि ना ही कोई इजरायली कर्मचारी काम करता है गैलेक्सी लीडर के अंदर, जो हाईजैक जहाज है उसके अंदर, और ना ही उसका स्वामी जो है, उसका मालिक जो है वो इजरायली है। ना ही कोई इजरायली कंपनी इस गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को ऑपरेट करती है, बल्कि ये जहाज जो था ये तुर्की से सामान लेकर इंडिया की ओर जा रहा था, भारत की ओर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, और उसे पकड़ लिया है हूती विद्रोहियों ने, और ये खुशियां मना रहे हैं, ये दुनिया भर को ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने एक इजरायली जहाज को पकड़ लिया, एक इजरायली कार्गो जहाज को अपने कब्जे में लिया, उसे हाईजैक कर लिया। तो दोस्तों रियलिटी ये है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि जो जहाज पकड़ा गया है क्या वो इजरायली है। अफवाह ये भी उड़ रही है कि जो मालिक है गैलेक्सी लीडर का वो एक ब्रिटिश जो शख्स है वो है, और इसे ऑपरेट एक जापानीज कंपनी कर रही थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस चपलता से हूती विद्रोहियों ने इस कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, डेफिनेटली ये कंफर्म है जो इंटेंट है, जो मंशा है हूती विद्रोहियों की लाल सागर के अंदर, लाल सागर को पूरी तरीके से डोमिनेट करने की और इजराइल से आने वाले या जाने वाले, इजराइल को जाने वाले किसी भी जहाज को लूट लेने की, वो एकदम क्लियर हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है इजराइल के लिए, जिसे इजराइल ने अब एकदम सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। पहले उसने देखा इजराइल ने कि किस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का हमला हूती विद्रोही 1600 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर यमन से इजराइल के दक्षिणी छोर पर कर रहे थे। लेकिन अब सीधे सीधे ये हो गया कि यहाँ पर जो शिप्स हैं लाल सागर के ऊपर में, उसे टारगेट करना शुरू कर दिया है हूती विद्रोहियों ने। तो अब जो भी शिप्स इजराइल की वहां से जाने वाली होंगी, उनके साथ में बाकायदा एक आर्म्ड शिप, यानी हथियारों से लैस युद्धक जहाज भी शायद भेजे जाएंगे, जो उन्हें सेफ पैसेज दे लाल सागर में यमन के करीब से निकलने में। अन्यथा यमन उनके जहाज़ों को कहीं का नहीं छोड़ेगा, उन्हें खत्म कर देगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों, हुआ क्या आपको बताते हैं। जैसे 7 अक्टूबर का हमला हुआ, 7 अक्टूबर के हमले के बाद में हमास के ऊपर, हमास को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने चलाया और बहुत ही ताबड़तोड़ बमबारी की गई गाजा के अंदर, जिसके चलते अभी तक 11,000 साढ़े 11,000 फिलिस्तीनी जो है वो खत्म हो चुके हैं। और इस बात से बौखला चुका था यमन। यमन ने 6 से 7 बार मल्टीपल टाइम्स खतरनाक रॉकेट्स लॉन्च किए, इतने खतरनाक रॉकेट लॉन्च किए कि एक बार एरो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ गया इजराइल को। एरो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, वो लंबी दूरी की, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को हवा में नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। जो आपका आयरन डोम है, जो सबसे सक्सेसफुल है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, वो लंबी दूरी से आने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को नहीं रोक सकता, वो सिर्फ छोटे रॉकेट्स को ही रोक सकता है। तो एरो एयर डिफेंस को पहली बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था हूती विद्रोहियों ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल पहले तो फायर करके दक्षिणी इजराइल के ऊपर। उसके बाद जब ये समझ में आ गया इजराइल को कि हूती वाले जो हैं ये रुकेंगे नहीं, ये लगातार फायर करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अमेरिका से कॉन्टैक्ट किया। अमेरिका ने फिर इंटरसेप्ट किया कुछ एक मिसाइल जो यमन से आ रही थी हूती विद्रोहियों की तरफ से, तो उसे इंटरसेप्ट, उसे हवा में ही रोकने का काम किया अमेरिकी युद्धपोतों ने। सोचिए दोस्तों, उसके बाद एक बार और ऐसा इंसिडेंट हुआ इन 6 बड़े अटैक्स के दौरान। 6 बड़े अटैक्स किए हैं, मिसाइल अटैक्स किए हैं यमन ने इजराइल के ऊपर। और इसी प्रकार के अटैक के दौरान हूती विद्रोहियों ने एक मिसाइल लॉन्च की थी जो कि ईलत शहर के ऊपर गिरने वाली थी इजराइल के। ठीक एंड टाइम पे एक F-16 विमान को भेजा गया इजराइल के, और उसने उस मिसाइल को जमीन में गिरने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, काफी खतरनाक कैपेबिलिटीज है यमन के हूती विद्रोहियों की। इसे ध्यान में रखते हुए इजराइल ने सबसे पहले काम क्या किया, उसने अपने युद्धक जहाजों को लाल सागर में उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल मुखिया ने दे दिया पाकिस्तान और भारत की शक्ति हुई बर्दाश्त से बाहर जब मैदान में आया रूस, तो छिप गया पाकिस्तान। भारत ने दूर की पुतिन की टेंशन, अब मोदी को मिलेगा कोई बड़ा गिफ्ट। दोस्तों, जहां घमंडी कतर के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं, वह किसी भी वक्त भारत के सामने सरेंडर कर सकता है। इजराइल के खिलाफ भयंकर साजिश हो रही है। तुर्की को झटका, नरम हुए कतर के तेवर, भारत की शक्ति हुई बर्दाश्त से बाहर, दहशत में अमीर। जब मैदान में आया रूस, तो छिप गया पाकिस्तान। भारत ने दूर की पुतिन की टेंशन, अब मोदी को मिलेगा कोई बड़ा गिफ्ट।
दोस्तों, एक तरफ जहां घमंडी कतर के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं, वो किसी भी वक्त भारत के सामने सरेंडर कर सकता है, तो ऐसे में दूसरी तरफ अमेरिका और भारत हो सकता है कि इजराइल को बड़ी जीत दिलाने की तरफ बढ़ रहे हो। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर जो सपने देखे थे, उनकी बर्बादी का वक्त अब आ चुका है। अब ना ये देश मिलकर अपने आतंकियों का पेट भर पाएंगे और ना ही इजराइल के खिलाफ भयंकर हमलों को अंजाम दे पाएंगे। आपको बता दें कि सभी इस्लामिक देश एक तरफ और भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान जैसे घटिया मुस्लिम देश एक तरफ हो गए हैं। अब इन देशों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उनकी मौत का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन कोई भी उनके समर्थन में बात नहीं करेगा। अमेरिका के सब्र का बांध इस कदर टूट चुका है कि वो अब चाहकर भी पीछे नहीं हो सकता। भारत को कतर ने इतना मजबूर कर दिया कि वह उसका जवाब दिए बिना चुप नहीं रह पाएगा। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कहा जाने वाला रूस एक बार फिर से भारत के लिए कोई बड़ी सौगात भेज सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की सबसे बड़ी दिक्कत को सुलझाकर एक बार फिर दुनिया में अपनी कूटनीति और दोस्ती का झंडा लहराया है। पुतिन पीएम मोदी की ताकत को मान चुके हैं और वे भारत को सैल्यूट करके कई बड़े बड़े ऐलान हमारे हित में कर सकते हैं। रूस यह समझ चुका है कि भारत के बिना वो अधूरा है और पाकिस्तान जैसे गद्दार पर रूस को भरोसा तो छोड़िए, बल्कि कदम रखने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने यूक्रेन में हथियारों को भेजकर जो गद्दारी पुतिन के साथ की, उनका बदला लेने के लिए रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू डी बॉक्स। रियाद में हुई इस्लामिक देशों और अरब देशों की बैठक किस तरीके से बर्बाद साबित हुई है, यह सब तो आप जानते हैं। लेकिन अब सऊदी ने एक बड़ा फैसला लेकर ईरान, तुर्की और पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। यह वो देश है जो कि हमास के आतंकियों को समर्थन करने की कोशिश करते हैं। ईरान का नाम तो सीधे तौर पर हमास के साथ जुड़ चुका है, लेकिन अब सऊदी ने इन देशों की हेकड़ी निकालते हुए बड़ा फैसला लिया है। हो सकता है कि यह देश सऊदी में भयंकर हलचल पैदा करना चाहते हो, जिसके लिए इन्होंने अपने कुछ चमचों को वहां के धार्मिक स्थल और खासकर मक्का मदीना में फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए भेज दिया होगा। हाल ही में मक्का मदीना के बाहर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे ब्रिटिश अभिनेता इल्सा अब्दुल रहमान को सऊदी अरब ने जेल में डाल दिया। वजह थी उसका फिलिस्तीन का समर्थन करना। आपको बता दें कि सऊदी ने देश के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल पर फिलिस्तीन का समर्थन करने और गाजा के हक में बात करने पर पाबंदी लगा दी। हो सकता है कि सऊदी ने भारत, अमेरिका और दुनिया में अपनी कूटनीति को बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाया हो, जिससे कि धर्म के नाम पर उससे कोई गलती न हो। और फिर हो सकता है कि भारत और अमेरिका लगातार सऊदी को फोन पर बात करके समझा रहे हो कि समर्थन करने वाले कुछ लोग उनके देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिंस सलमान फिलिस्तीन के समर्थन की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने देश में उसका समर्थन करके लोगों के बीच अशांति पैदा नहीं करना चाहते। एक तरफ जहां कुछ देश धर्म के नाम पर अहिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कतर ने इस्लामिक देशों का मसीहा कहे जाने वाले तुर्की और पाकिस्तान की बातों में आकर भारत से पंगा ले लिया। लेकिन अब हो सकता है कि वह खुद को घुटन में महसूस कर रहा हो और जल्द ही इस मसले को सुलझाना चाहता हो। अरिंदम बागची ने जहां भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी का नाम जोरिया मैश पॉकेट है, जिसके द्वारा युद्धपोतों के लिए यह कंपनी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट भी मुहैया करती है। इसके चलते अब इसका असर भारतीय युद्धपोतों पर पड़ेगा। युद्ध का चलते यूक्रेनियन कंपनी ने भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन के पार्ट्स की डिलीवरी रोक दी है। फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है, स्वदेशी रूप से भारत के अंदर किया जा रहा है। वहीं जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय नौसेना के लिए समझा जाने लगा कि अब मुश्किल दौर आने वाला है। भारत में एक झटके में चीन की सारी मिशन पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों, क्या हुआ पूरी खबर 1986 में स्वदेशी रूप से कावेरी इंजन को बनाए जाने की शुरुआत हुई। कावेरी इंजन का निर्माण का प्रमुख दायित्व डॉक्टर होमी भाभा को दिया गया। भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी का नाम जोरिया मैश पॉकेट है, जिसके द्वारा युद्धपोतों के लिए यही कंपनी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स भी मुहैया कराती थी। तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते अब इसका असर भारतीय नौसेना पर भी देखने को मिल सकता है।
क्योंकि युद्ध के चलते यूक्रेनियन जोरिया कंपनी से भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन के पार्ट्स की डिलीवरी रुक चुकी है। वहीं भारत मिसाइल बना रहा है, फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है। INS विक्रांत जैसे शक्तिशाली युद्धपोत का भी निर्माण स्वदेशी रूप से भारत के अंदर किया जा चुका है। INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन लगे हैं, जिसे अमेरिका से खरीदा गया था। पर सवाल यह है कि भारत कब अपना खुद का इंजन निर्माण करेगा। तो दोस्तों, स्वदेशी इंजन पर आज बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल 1986 में ही भारत के अंदर खुद के इंजन को बनाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि उससे पहले भारत कई युद्ध लड़ चुका था। जैसे ही अंग्रेजों से आजादी मिली, पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारत मजबूत होने की कोशिश कर रहा था कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्धों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 1965, 1971, 1984 में भारत युद्ध लड़ता रहा, जहां से पता चल चुका था कि सुरक्षित रहना है तो आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। वहीं जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो भारतीय नौसेना के लिए समझा जाने लगा कि अब मुश्किल दौर आने वाला है, जिसका फायदा चीन भी उठाना चाहता था। पर अब जो खबर आई है उससे भारत ने एक झटके में चीन की सारी मंशाओं पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल साल 1986 में स्वदेशी रूप से कावेरी इंजन को बनाए जाने की शुरुआत हुई। कावेरी इंजन के निर्माण का प्रमुख दायित्व डॉक्टर हामी भाभा को दिया गया। DRDO ने एक साथ ही फाइटर जेट और मरीन दोनों के लिए कावेरी इंजन के निर्माण पर काम शुरू किया था, यानी कि भारतीय नौसेना के उपयोग वाले डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और भी कई तरीके के नौसैनिक जहाजों में किया जा सके। इन इंजन को बनाने में पूरा जोर शुरुआत में तेजस विमान के लिए था, लेकिन अब तक एक भी ऐसा कावेरी इंजन नहीं बना पाए जो इतना पावरफुल हो कि भारतीय लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन आज बहुत ज्यादा दिनों के बाद कावेरी इंजन पर सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल गोदरेज एरोस्पेस कावेरी इंजन के लिए एक मॉड्यूल बनाने का काम कर रही है और उसने उन मॉड्यूल को लगभग तैयार कर लिया है और इन मॉड्यूल के फर्स्ट सेट की डिलीवरी गोदरेज एरोस्पेस जल्द ही DRDO को करने जा रही है। आने वाले 3 महीनों के अंदर इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी, जिसके बाद DRDO 2024 मई के महीने तक पहले कावेरी इंजन की असेंबली स्टार्ट कर देगा। इतना ही नहीं, DRDO एक नई तरीके का आफ्टर बर्नर मॉड्यूल सेटअप भी कर रहा है। ये इंजन तो फाइटर जेट में लगाया जाएगा। कावेरी इंजन का उपयोग तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और ओरा ड्रोन में भी किया जाएगा। जहां कावेरी 1 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, तो वहीं कावेरी 2 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसके अलावा भी नेवी के लिए कावेरी इंजन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा झटका चीन को लगा है। दरअसल कावेरी इंजन का मरीन वर्जन भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और जिसे बड़ी ही आसानी से अब भारतीय युद्धपोत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरीन वर्जन कावेरी की क्षमताओं की बात करें तो इससे 12 मेगावाट की क्षमता दी गई है, जिसे आसानी से 16 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर इस भारतीय स्वदेशी इंजन की तुलना जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए मरीन इंजन से करें तो A404 13.7 मेगावाट की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि भारत के DRDO ने जिस इंजन का निर्माण किया है, यह जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए इंजनों के जितना ही ताकतवर है। यानी कि भारत ने मरीन इंजन का भी तोड़ ढूंढ निकाला, जो रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उत्पन्न कर रहा था।